हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। तो एक नई एनर्जी के साथ एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इसकी जो लॉन्च वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर है, वो अपलोड कर दी है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो इस सीरीज़ में हम सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो पॉलिटी हम कवर करेंगे। इसको बिल्कुल बेसिक से और टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ऐसी पॉलिटी पढ़ा दूंगी ना आप लोगों को, आप कभी पॉलिटी में तो एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होगी। और धीरे धीरे जब हम और सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, फॉर एग्जांपल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हर एक सब्जेक्ट को अपनी अलग तरीके से हम पढ़ाएंगे और ऐसा तरीका अपनाएंगे कि आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो रहे। ठीक है, बस आपको इस सीरीज़ के एंड तक बने रहना है। ठीक है, और देखो एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ में सीरीज़ के बारे में ही बात करूंगी स्टार्टिंग में। अगर आपको जानना है तो आप देख सकते हैं, वरना आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना। ठीक है, और 1.5x की स्पीड में ही आपको वीडियो देखनी है। तो देखो सबसे पहले नोट्स की बात कर लेते हैं। ओके, हर एक टॉपिक के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद आपको लक्ष्मीकांत को बार बार रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट से हम हर एक चीज़ वेरीफाई कर चुके हैं अपनी एंड से, बट आपको भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट पढ़ना सिखाएंगे कि आपको कैसे रेफ़र करना है कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। क्योंकि आपने देखो हम तो ऑलरेडी सर्टेन जो एग्ज़ाम्स हैं उसको कर चुके हैं एनालाइज, लेकिन आपको बता देती हूँ हमने कौन से एग्ज़ाम की रेफरेंस ली है। तो HCS का जो है हमारा, ठीक है, UPSC CSC का जो एग्ज़ाम होता है वो है हमारा, CDS का एग्ज़ाम है, NDA का एग्ज़ाम है, FCAT का एग्ज़ाम। हालांकि FCAT में तो डायरेक्ट उठ के नहीं आई हैं, क्योंकि उसमें तो सिंगल स्टेटमेंट्स ही आपको देखने को मिलती हैं, बट जो ये एग्ज़ाम है हमारे, ये स्टेट एग्ज़ाम है हमारा HCS का। ठीक है, इन एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से उठकर लाइंस आई हैं, और जब वो क्वेश्चन आएंगे तो वो फॉर श्योर मैं आपको बताऊंगी भी उसी टाइम पे कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट की डायरेक्ट लाइन, एक क्वेश्चन ना, तीनों एग्जाम में पूछा गया है। HCS की बात कर लो, चाहे आप आई थिंक इसमें ना ये दिख नहीं रहा होगा, कह रही हूँ आई होप, तो दिख नहीं रहा होगा कलर। देखो CSC के एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आया पहले, ठीक है, फिर CDS के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, और उसके बाद अभी जो HCS हुआ था 2026 का, इसमें आ गया क्वेश्चन। तो तीनों के तीनों एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था, है ना। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट से उठ के लाइन्स आई थी डायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम रेफ़र करने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो ये सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव होने वाली है। तो आप थोड़ा सा दया भाव दिखाइए अपने दोस्तों की तरफ भी। इस सीरीज़ को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो ये वीडियो है वो पहुंच पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। एक बार आपको दिखा देती हूँ पढ़ाऊँगी क्या, है ना, दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले हम आर्टिकल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 368 है, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो नोट्स हमारे इस फॉर्मेट में रहेंगे, देखते जाइए आप। देखो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी है, पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड, ये पूरी PDF है, बहुत अच्छे से इसमें हर एक चीज़ें ना बहुत प्लान्ड की गई हैं अच्छे से। आपको कुछ तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, दुख, शोक कुछ नहीं होने वाला है। इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और ये सारे के सारे हमारे PYQ हैं, यानी कि किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये डायरेक्ट देखो, ये तो डायरेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से उठ के आया है क्वेश्चन, डायरेक्ट। आपको दिखाऊंगी अभी पढ़ाते वक्त, आज के ही चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। ये देखिए PYQs भी आपको, जैसे 2 टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, इन दोनों टॉपिक के साथ आपको PYQs भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखो अराउंड 30 क्वेश्चंस, नहीं हाँ 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक 44 हैं, तो इतने क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा रहेंगे ना प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, प्रीएम्बल पढ़ लिया, है ना। और ये दोनों के दोनों टॉपिक को आपने क्या कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए। तो इसी से तो तैयारी बनेगी। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो मैम हमें तो और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, तो आप हमारे क्विज़ चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, आपके लिए ही बहुत ये फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी। क्विज़ चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम, यहाँ पर आपको डेली टारगेट्स हम देते हैं, और वो टारगेट ओरिएंटेड होते हैं हमारे डिफेंस एग्ज़ाम से। ठीक है, तो आप ये टारगेट करो, फिर रात को 8 बजे आप क्विज़ करो, सुबह 7 बजे आपको टारगेट्स मिल जाते हैं। 12 घंटे आई थिंक इनफ है ना, किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आप क्विज़ करो और मस्त सो, अपना स्कोर देखो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत, तो फिर मस्त सो। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं अब, है ना।
ओके जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है जिसमें 402 पेजेस हैं। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम अमेंडमेंट पढ़ने वाले हैं, आप बोलोगे मैम ये आता किस में है, तो थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में अपने एंड पे बता देती हूँ आपको इसके बारे में, फिर हम डायरेक्ट PDF से भी इसको रेफ़र कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो सॉरी अबाउट दिस। कोई नहीं, हमें भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना भाई, आपको पढ़ाने से पहले कैसे पढ़ाएंगे, क्या हमें आपको प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ें हम आपको देंगे, है ना, वो सब चीज़ें तो हमें भी देखनी ही पड़ेंगी, राइट, तभी तो हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। चलो ऐसे ही कर लेते हैं इसमें, अब वो नहीं मिलेगा एक्चुअली में, मैं इसकी शीट्स देख रही हूँ। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि होता क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1946 में, जब हमारे देश को आज़ादी मिलने वाली थी, यानी कि 1947 में वैसे मिली थी आज़ादी तो हमें, मतलब ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस डॉक्यूमेंट को लेके आने के बाद 1949, 1950, ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है हमारे आज़ादी से रिलेटेड। तो इसी टाइम, इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया था। ठीक है, और कौन थे इसके जो चेयरमैन थे, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, अगर हम चेयरमैन की बात करें तो कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे बाबा साहेब, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी हमारे ये चेयरमैन थे इस कमेटी के। ठीक है, तो देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, तो उस टाइम 1945 में, वैसे देखो क्योंकि मुझे पता आप गलतियाँ पकड़ोगे, 1945 में हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन 1945 से लेकर जो हमारा 1950 तक का पीरियड है, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ, रिपब्लिक भारत बना। ठीक है, हमारे इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन हमारे 1952 में हुए थे, आई गेस, है ना, ये सेंसस हुआ था, पता नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना आप। ठीक है, चलो मेन मुद्दा हम पढ़ते हैं, मेन हमारा जो चैप्टर है उसको एक बार देख लेते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन गया। ठीक है, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कैसा है, वो हमारा एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑल दो हमारा रिजिड नहीं है, ठीक है, बट स्टिल कुछ प्रोविजंस हैं जो रिजिड है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखो अब आप सोचोगे मैम आप कैसे क्या कनेक्ट कर रही हो, बट जब हम इस सीरीज़ को एंड करेंगे ना, तो आप भी ऐसे ही टिप्स पे बताओगे, ऐसे चुटकियों में बताओगे कि हाँ, कोई भी आपसे पूछेगा आर्टिकल 343 में क्या है, आप तुरंत बताओगे ये वाला प्रोविज़न है। कोई आपसे पूछेगा आर्टिकल 42 में क्या है, आप तुरंत बताओगे कि हाँ मैम ने इसकी ट्रिक बताई थी, ये वाली ट्रिक थी। ट्रिक के साथ हम पॉलिटी करेंगे यार, ऐसे कुछ मज़ा नहीं है पॉलिटी को पढ़ने में, लेकिन जब आप ट्रिक्स के साथ पढ़ोगे ना पॉलिटी, तो जन्म जन्मांतर तक भी नहीं भूलोगे। ठीक है, इवन आप अपने कब्र में भी होगे ना, तो भी आप सोचोगे कि अगर आपसे कोई बाहर भी पूछ देगा ना यार आर्टिकल 43 क्या था, तो आप वहाँ से उठ के बोलोगे कि ये था, हमने मैम से पढ़ा था। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा जोक पार्ट था, कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते। देखो कॉन्स्टिट्यूशन अब बना है हमारा, तो इसको अमेंड करने के लिए भी तो कुछ प्रोविजंस बनाए होंगे ना, तो वो कौन से आर्टिकल में रखे गए, वो रखे गए हमारे आर्टिकल 368 में। और पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 और पार्ट 20 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 368 में ये बात रखी गई कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारा भारतीय संविधान है, अगर उसको आपको अमेंड करना है, तो कौन सी मेजोरिटीज़ के साथ, आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, एक बार उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, कौन सी मेजोरिटी के साथ आप कर सकते हो अमेंड। ठीक है, या फिर कौन सा हाउस है जो अमेंडमेंट करवा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की, या ऐसे कोई मेंबर पे भी कोई बारिंग है कि भाई ये प्राइवेट मेंबर नहीं करवा सकते हैं बिल को पास, या जो मिनिस्टर्स हैं वो ही बिल पास करवा सकते हैं, क्या ऐसा भी कुछ है, ये भी चीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक, और इन सारी चीज़ों पे ना क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो देखो कुछ मेजोरिटीज़ के बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, जो आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में ना बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहली हमारी होती है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल यानी कि 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो हमारे प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% आपको मिल जाए तो आप मान लोगे सिंपल मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो 552 है। ठीक है, अब इसका आप आधा कर दो और +1 जो हमारी मतलब कि मेजोरिटी लाने के लिए होती है, तो 50% हमें चाहिए होते हैं वोट सिंपल मेजोरिटी में। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर अभी कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, याद भी करेंगे हम चीज़ों को। ठीक है, देखो क्या क्या हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको किसी भी स्टेट का नेम चेंज करना है, किसी भी स्टेट में आपको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको बनानी है, तो भी आप सिंपल मेजोरिटी के थ्रू जा सकते हो। मान लो आपको इलेक्शन के कुछ प्रोविजंस में चेंजमेंट
करना है, मान लो आपको सिटीज़न की कोई सिटीजनशिप जो हमारी है उसकी कोई प्रोविज़न में चेंजमेंट करना है, तो आप एक सिंपल मेजोरिटी के साथ जा सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या होगा हमारा, सेकंड होती है एक स्पेशल मेजोरिटी होती है। देखो मोटा मोटा अभी बता देती हूँ फटाफट से, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया सा हो जाए। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं फटाक से। देखो स्पेशल मेजोरिटी होती है एक तो हमारी सिंपल, और एक होती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी होने के बावजूद भी, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी होने के बावजूद भी आपको क्या चाहिए, स्टेट्स की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, यानी कि स्टेट्स के भी 50% वोट्स हैं वो चाहिए होती हैं, जो अगेन सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सबसे पहले देखो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, एफकेट में तो फॉर श्योर क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेशल मेजोरिटी में हम क्या काउंट करते हैं। तो 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग हम देखते हैं, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे भाई, 50% ऑफ जो सिंपल मेजोरिटी हमारा उसका। ठीक है, एक बार दिखा देती हूँ। देखो जो हमारी सिंपल मेजोरिटी है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हम देखेंगे, और उसके साथ 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो हमने देखी थी अभी। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ क्या है। हमने लोकसभा की ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, आपको बतानी है राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ क्या है। ओके, तो देखो ये हो गया हमारा 50% ऑफ सिंपल मेजोरिटी हम देखते हैं। ओके, अब आप बोलोगे मैम इतना झंझट कौन करता है भाई, इतना कुछ मतलब कौन करता है, करते हैं कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, डीपीएसपीज। अगर आपको ये प्रोविजंस, इनके प्रोविजंस चेंज करने हैं तो आप ओनली सिंपल स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब एक चीज़ देखो, स्पेशल मेजोरिटी तो सेम रहेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ बोली है, वो क्या बोली है कि स्टेट्स की भी मंजूरी चाहिए। क्यों चाहिए, अब ये चीज़ समझा देती हूँ आपको। देखो फेडरल जो हमारा नेचर है, फेडरलिज्म है, भारत क्या है, एक फेडरलिज्म को अपनाता है, यानी कि 2 ब्रांचेज हैं इंडिया में, या एक है हमारे सेंट्रल लेवल पर रहेगी गवर्नमेंट, आपने ये पढ़ा भी होगा, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के लिए अलग से इलेक्शन होते हैं, और जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है उसके लिए अलग से इलेक्शन होते हैं। तो इंडिया में 2 ब्रांचेज हैं, जो कि फेडरलिज्म का नेचर है, एक फीचर है फेडरलिज्म का कि 2 ब्रांचेज रहेंगी। ठीक है, एक सेंटर है, एक हमारा स्टेट है। अब इसमें क्या होगा, दोनों में ना कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी, जिसमें आपको स्टेट को भी लेना होगा और सेंटर को भी लेना होगा। अगर एक को नहीं लिया तो आप समझ लो सेंटर है वो हस्बैंड है इस केस में, और जो स्टेट है वो वाइफ है। अगर आपने हस्बैंड को ले लिया खाली तो वाइफ नाराज़ हो जाएगी, और खाली वाइफ को ले लिया तो हस्बैंड नाराज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैम कोई एग्जांपल तो बताइए, तो लीजिए बता देती हूँ। प्रेसिडेंट का अगर आपको इलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंज करना है, तो देखो प्रेसिडेंट क्या करते हैं भाई, ये जो दादाजी हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये स्टेट पर भी तो रूल करते हैं और सेंटर पर भी रूल करते हैं, ये तो दोनों पे रूल करते हैं ना, और इनका इलेक्शन तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप कैसे कर सकते हो कि सिर्फ सेंटर यानी कि सिर्फ पार्लियामेंट ही कुछ चीज़ चेंज कर दे इनके इलेक्शन के बारे में, और स्टेट का कोई हक ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है ना, ये क्या है, हमारी अनएथिकल चीज़ है। तो इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें हम स्टेट्स के क्या करते हैं, हमें 50% स्टेट्स, यानी कि अगर हमारे 30 स्टेट्स हैं, मैं बता रही हूँ ऐसे एग्जांपल के लिए, तो हमें 15 स्टेट्स की जो मंजूरी है वो चाहिए होती है। और कौन सी मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, इस पे क्वेश्चन भी आया है कि जो स्टेट्स हैं वो कौन सी मेजोरिटी के साथ वोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी PYQ में, और ये चैप्टर ना बहुत छोटा सा है, बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, आया समझ कि हम स्टेट्स को क्यों लेते हैं, और ऐसे प्रोविजंस हमने देख लिया, जैसे कि हमारे दादाजी का इलेक्शन है, या फिर मान लो कोई 7th शेड्यूल में जो लिस्ट हमारी गिवन है। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, फियर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, अगर इन लिस्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि अभी कंकरेंट लिस्ट में हमने कुछ टॉपिक्स पास की थी, है ना, 5 टॉपिक्स, जैसे कि एजुकेशन है हमारी, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स हैं, तो ये कुछ चीज़ थी जो हमने पास की थी कंकरेंट लिस्ट में। तो ये जब हुई तो ये स्टेट्स ने भी अपना 50% मत है वो दिया था। ठीक, और कौन सी मेजोरिटी से हुआ था, ये सिंपल मेजोरिटी प्लस स्टेट्स। तो ये हमारा मोटा मोटा मेजोरिटीज़ हो गई। एक हमारी आती है इफेक्टिव मेजोरिटी, वो भी हम देखेंगे। इफेक्टिव मेजोरिटी से सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है। देखो अगर आप चाहते हैं तो आप अपना नोट्स खुद भी बनाइए। आई वुड रिकमेंड कि आप अपने नोट्स ना खुद ही बनाइए, क्योंकि आई यूजुअली प्रीफर मेकिंग नोट्स बाई माई सेल्फ। मैं कभी PDFs को रेफर नहीं करती हूँ। ठीक है,
बट देखो हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। मैं पीडीएफ्स को क्यों नहीं रेफ़र करती, क्योंकि जब हम खुद के हाथ से लिखते हैं ना चीज़ें, उसका अलग ही स्वाद है यार। हम बहुत अच्छे से उसको रिकॉल कर पाते हैं चीज़ों को कि हमने क्या लिखा था क्या नहीं। और अपनी हैंड राइटिंग का तो अलग ही बात है। और अब देखो जैसे मैं बता रही हूँ कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आप क्या कर लो, इंपॉर्टेंट वाली जैसे ये पेज है इसका मार्जिन बना लो आप, है ना, इसका मार्जिन बना लिया। और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ भाई, ये तो आपको याद रखनी है, PYQ में बहुत बार पूछी गई है, तो आपको वो याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। जैसे इफेक्टिव मेजोरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारे PYQ में, इससे कौन रिमूव होते हैं, इससे हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिमूव होते हैं और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है वो रिमूव होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये मोटा मोटा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं नोट्स के थ्रू। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है और इसमें देखिए, अगर हम देखें, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इस PDF में। अगर आपको चाहिए कि मैम हमें PDF चाहिए जो आप पढ़ा रहे हो उसका आप अलग से PDF बना के हमें दे दो, तो वो भी हो जाएगा, इफ़ यू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको नीड है तो, ठीक है। चलो ठीक है। देखो अब देखो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी, यही हमारे लिए एक सपोर्ट का फैक्टर है, ठीक है। देखो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में है भाई, क्वेश्चन आया हुआ है और आते भी रहते हैं फ्रिक्वेंटली। FCAT में तो बहुत हाई चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, क्योंकि 1 लीनियर भी आते हैं और अब तो थोड़े से स्टेटमेंट वाइज में भी देने लगे हैं जैसे ही हमारी एजेंसी चेंज हुई है, ठीक है। तो पार्ट 20 में आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर से 3 एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं भाई, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना। इस वर्ड को ऐसे यूज़ किया गया कि भाई डायरेक्ट ऐसे कैसे उठा दिया कि जो पार्लियामेंट मेन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड बाय एडिशन वेरिएशन और रिपीलिकेशन। तो हम देखेंगे भी यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है या नहीं है पार्लियामेंट की, एक स्टेटमेंट में दिया गया था, ठीक है। तो ये है भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की कि वो या तो एडिशन के थ्रू या वेरिएशन के थ्रू या रिपील के थ्रू कर सकते हैं। अब बोलोगे मैम इन 3 मेथड्स को, तो मतलब हम कौन से 3 मेथड से चेंज कर सकते हैं, जो हमारा अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम कौन से 3 मेथड से कर सकते हैं। इसकी ट्रिक रहेगी AVR, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है, एडिशन कर सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को ऐड कर दिया, या किसी चीज़ को हम रिपील भी कर सकते हैं, या ऑलरेडी कोई प्रोविज़न है एग्जिस्टिंग उसमें हमने कुछ वेरी कर दिया कि भाई कुछ और प्रोविज़न्स है वो ऐड कर दिए, ठीक है। जैसे कि EWS को रिजर्वेशन दिया गया था तो हमारा आर्टिकल 16 है उसमें चेंजेस करे गए थे, है ना, उसमें प्रोविज़न्स ऐड कर दिए गए थे, तो वेरिएशन के थ्रू एडिशन के थ्रू हम कर सकते हैं और रिपील के थ्रू। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, AVR, ठीक है, AVR स्टूडियो, AVR स्टूडियो। उसमें हम एडिशन करवाएंगे अपनी फ़ोटो में, वेरिएशन भी करवा सकते हैं और अपनी फ़ोटो को हटवा भी सकते हैं, यानी कि कोई स्ट्रक डाउन भी कर सकते हैं, रिपील भी करवा सकते हैं, ठीक है, अपनी फ़ोटो को हटवा भी सकते हैं। तो इससे आपको याद रखना है AVR स्टूडियो, एडिशन वेरिएशन रिपील। क्या हो सकता है, अपनी फ़ोटो में कुछ ऐड भी करवा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ़िल्टर द मोस्ट फेवरेट थिंग, ठीक है, फ़िल्टर ऐड करवा सकते हैं, वेरिएशन भी करवा सकते हैं कि भैया इसके पीछे का बैकग्राउंड ना कुछ अच्छा सा लगा दो, है ना, और रिपील भी करवा सकते हैं कि भैया ये बैकग्राउंड तो हटा ही दो, है ना। चलो ये मेथड्स हो गए क्लियर आप सभी को। देखो अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड प्रोविज़न क्या कहता है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ इनिशिएट कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रही हूँ ना ये चैप्टर बहुत छोटा है बट यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं यार, ठीक है। तो हम नेक्स्ट प्रोविज़न क्या देखेंगे कि कौन कौन हु कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज़ द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके पास ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाउसेस की बात करें तो हमारा राज्यसभा भी कर सकता है और लोकसभा भी एक बिल को पास कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, ठीक है। लोकसभा भी कर सकता है और राज्यसभा भी कर सकता है, दोनों के पास पावर है। बट क्या स्टेट्स के पास पावर है, देखो ऐसे ही नोट्स बनानी है आपको, बिल्कुल क्वेश्चन लिखा वहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना है इसका। राज्यसभा भी कर सकती है, लोकसभा भी कर सकती है, लेकिन स्टेट्स नहीं कर सकते हैं। स्टेट्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को पास नहीं करवा सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर ऐसा होने लग गया, मान लो, देखो यहाँ पर ऑफेंड नहीं होना बिल्कुल भी, ये चीज़ें ना सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगी अभी एग्जांपल्स, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएं, ओके भाई, कोई ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है। पहले ही मेरी अपोलॉजी है बट ये चीज़ें समझाने के लिए ही हैं, तो देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना समझाने के लिए चीज़ें। देखो
फॉर एग्जांपल भाई हस्बैंड है, उसके पास हमारे जो मेन राइट होते हैं, है ना, हाउस होल्ड में अगर मान लो कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो अपर हैंड किसका होगा, हस्बैंड का होगा, ना कि वाइफ का रहता है। ये यूजुअली हर एक हाउस की कहानी, हालांकि अब सिचुएशन सिनेरियोज चेंज होने लगे हैं, तो ये आप इससे याद करो कि हस्बैंड के पास अपर हैंड रहेगा, वाइफ के पास अपर हैंड नहीं रहेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करे। तो ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास राइट नहीं होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ब्रिंग करे कोई भी, ठीक है। क्यों नहीं होता है, वाई नॉट सो? क्योंकि देखो अगर स्टेट्स हमारे 29 स्टेट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर हर एक स्टेट को मान लो फॉर एग्जांपल तमिलनाडु डज नॉट लाइक द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5, ठीक है, एंड इट्स passes a bill to struck down the schedule 5 in its state legislature. Likewise Bihar likes the same provision, but Bihar did not want कि schedule 5 should be struck down, है ना। तो there will be a conflict of interest between the states, और उससे क्या हो सकती है, हमारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सही नहीं रहेगी, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है भाई, बंटवारा होने हो जाएगा ना, कि ये कुछ अलग मत कह रहा है, ये कुछ अलग अपना ओपिनियन रख रहा है ये स्टेट, तो क्या हो जाएगा उस चीज़ से, बताओ, है ना, कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, ओके, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज पैदा होंगी, ओके। तो ये चीज़ समझ आ गया कि कौन अमेंड कर सकता है हाउसेज में। अब देखो क्या ऐसे ही लिखना, आपको बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ ना ऐसे ही लिखना है, ओके। क्या एक मिनिस्टर ही बिल को पास कर सकता है, कि पास ओनली, ऐसे शॉर्ट में लिखना है, या एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं? तो जी एक प्राइवेट मेंबर भी बिल को पास कर सकते हैं, और एक मिनिस्टर भी बिल को पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और सेम चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि किसी भी हाउस में जो बिल है वो पास हो सकता है, वेदर इट इज़ लोकसभा और राज्यसभा। और मेजोरिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमारी स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगी, दैट इज़ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग स्पेशल ऑफ दैट हाउस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम क्या ये दैट हाउस लिखा है, तो क्या ये दोनों हाउसेज में हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी? जी हाँ, दोनों हाउसेज में हमें क्या चाहिए होगी, स्पेशल मेजोरिटीज चाहिए होगी, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा को मानो आप हस्बैंड के पिता हैं और लोकसभा क्या है, हस्बैंड है, ठीक है, तो दोनों की रजामंदी चाहिए होगी ना स्पेशल वोटिंग से, ठीक है, स्पेशल वोट चाहिए होंगे उसमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ओके। इट शैल बी प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट हु शैल गिव हिज असेंट टू द बिल एंड देयर अपॉन, ओके। तो एक क्वेश्चन उठता है, डू वी नीड प्रेसिडेंट्स एसेंट टू पास द, डू वी नीड प्रेसिडेंट की एसेंट टू पास द बिल? क्या हमें चाहिए होती है? तो जी हाँ चाहिए होती है, बट इसमें क्या है, प्रेसिडेंट के ऊपर एक बाइंडिंग चीज़ है, वो क्या है कि प्रेसिडेंट को हाँ में ही जवाब देना होगा, ही कैन नॉट यूज़ हिज ईदर वीटो पावर। यहाँ पर वो अपनी, ऑल्दो हम जब प्रेसिडेंट का पढ़ेंगे तो वहाँ पर वीटो पावर भी पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट कंफ्यूज। तो वीटो पावर एक ऐसी पावर है, एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ में। वीटो पावर क्या है, एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू जो प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे, वो किसी भी बिल को रोक सकते हैं, ठीक है, उनका मर्जी रहेगी, उनको जो चाहिए, हालांकि मर्जी तो नाम की रहती है, पीछे इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो ही इनको डिसीजन बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो डू वी नीड टू प्रेसिडेंट की एसेंट टू पास द बिल? तो जी हाँ चाहिए हमें एसेंट, ये बाइंडिंग रहता है प्रेसिडेंट के ऊपर कि उसको सिर्फ हाँ ही कहना होगा, ओके। चलो अब टर्म्स ऑफ द बिल देखें तो देखो इसमें आर्टिकल 54 है कि प्रोवाइडेड इफ सच अमेंडमेंट सिक्स टू मेक एनी चेंज इन आर्टिकल 54, किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 55 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 73 अगेन हमारी जो COM है, प्रेसिडेंट है, इन्हीं से रिलेटेड है। 162 हमारे गवर्नर और जो हमारी स्टेट COM है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उससे रिलेटेड है। 241 है। 279A है हमारा, ठीक है। चैप्टर 4 ये पार्ट 5, जैसे पार्ट 5 का जो चैप्टर 4 ये आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे जब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। 7th शेड्यूल है, अगर आपको चेंज करना है, मान लो कुछ शेड्यूल से आपको अपने एंड पे ही याद करनी पड़ेंगे। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, वैसे बन भी नहीं सकती है ना, ये जब हम पढ़ेंगे ना आगे आगे प्रोविज़न तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है ये। देखो प्रोवाइडेड दैट इफ सच अमेंडमेंट सिक्स टू मेक एनी चेंज इन, अगर इन चेंजेस, अगर ये जो कुछ प्रोविजंस रिटर्न है यहाँ पर, अगर इनमें हमें कुछ चेंज करना है तो हमें चाहिए होगी, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए होगी हमें। पार्ट 5 है जो हमारा यूनियन के बारे में बात करता है, ठीक है। पार्ट 5 किसके बारे में बात करता है, यूनियन के बारे में बात करता है। अगर इसमें हमें कुछ चेंज करनी है, ठीक है, उसके आर्टिकल्स में कुछ चेंज करनी है। पार्ट 6 हमारा स्टेट्स के बारे में बात करता है, अगर उसके आर्टिकल में कुछ चेंज करना है। चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 9, ठीक है। चलो
तो ये कुछ प्रोविजन है। 7th शेड्यूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। तो अगर इसमें किसी में भी हमें चेंज करनी है, अमेंडमेंट शैल ऑल्सो रिक्वायर टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई, जिसमें स्टेट में किस किस में जहाँ पर भी आपको, इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि जहाँ पर भी आपको स्टेट की इन्वॉल्वमेंट दिखती है ना, जरा सा भी लगे, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, स्टेट को भी गवर्न करेंगे, तो क्या होगा भाई, स्टेट की भी तो रजामंदी चाहिए होगी ना। और जैसे प्रोविजंस याद करवाती हूँ, देखो जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, अब स्टेट की बिना रजामंदी के ही आप उनकी डिसाइड कर लोगे कि कौन से स्टेट की कितनी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। जी नहीं, स्टेट्स की ज़रूरत रहती है अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी चेंज करना है हमें। कोई लिस्ट है 7th शेड्यूल की, 7th शेड्यूल की अगर कोई लिस्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, अगर यूनियन में पार्ट 4 हम देखेंगे क्या है, पार्ट 5 हम देखेंगे, बस ये प्रोविज़न आपको समझ नहीं आया होगा। बाकी देखो, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ये हमारे गवर्नर और स्टेट COM से रिलेटेड है। तो अगर आप स्टेट के बारे में डिसीजन ले रहे हो तो आप कैसे कह सकते हो कि हम जो है, जैसे 279A ये हमारे GST काउंसिल से रिलेटेड है, तो GST काउंसिल में भी हमारी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो जहाँ भी आपको स्टेट की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी ना, वहाँ आप स्टेट की रजामंदी आपको चाहिए होगी, ठीक है। ओके, तो ये प्रोविज़न यहाँ पर लिखा था, हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब देखो ये हो गया, ठीक है, शैल बी नो लिमिटेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सिर्फ वही देखेंगे। ओके, तो यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट में खत्म होता है। कुछ मेजोरिटीज़ हैं, सिंपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे मान लो टोटल वोट्स 500 हैं और 200 प्रेजेंट। देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों चाहिए भाई। अगर आप प्रेजेंट है लेकिन 20 लोगों ने तो यहाँ वोट नहीं किया तो हम उनको काउंट नहीं करेंगे, हम आधा निकालेंगे, सिर्फ 180 का और +1 कर देंगे उसमें, क्योंकि देखो मेजोरिटी तो हमें 50% +1 ही चाहिए होती है, ठीक है। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से क्वेश्चन देखो, आपसे मेजोरिटी निकलवाएगा नहीं कि आप मुझे निकाल के बताओ, निकलवाती नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का है। ओके, अब्सोल्यूट मेजोरिटी है, ये किसके लिए हमें चाहिए होती है, जब भी गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है तो किसके थ्रू होती है, अब्सोल्यूट मेजोरिटी के थ्रू होती है, जिसमें हम टोटल स्ट्रेंथ की जो मेजोरिटी है उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल स्ट्रेंथ 500 है तो डजेंट मैटर प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने हैं कितने नहीं, उसमें क्या चाहिए हमें, उसका टोटल स्ट्रेंथ का ही चाहिए। तो देखो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं ऑलरेडी, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इफेक्टिव मेजोरिटी है, वहाँ पर भी हम +1 करते हैं। जैसे 500 टोटल सीट है, 20 सीट वैकेंट है, तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ वैकेंट यहाँ माइनस कर दी जाएंगी पहले ही। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग, यहाँ पर जो वैकेंट सीट है ना उनको पहले माइनस किया जाएगा। जैसे 500 में से 20 सीट वैकेंट है तो 480 पे हम बाकी कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिमेनिंग में रह जाएंगे हम। ओके, स्पेशल मेजोरिटी हम देख चुके हैं ये ऑलरेडी। ओके, चलिए अब अपने डॉक्यूमेंट से भी देख लेते हैं क्या चीज़ें रह गई हैं। तो देखो आर्टिकल 368 क्या है हम देख चुके हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या है, सेम चीज़ें। अगर किसी को मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट रेफर नहीं करना है तो ये सेम चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, हाईलाइटेड है ना, तो यानी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये सारे क्लोजेज हम देख चुके हैं। ओके, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जैसे केशवानंद भारती केस है 1973 में हुआ था, यहाँ पर हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिराइव किया था। इसमें क्या है, कुछ ऐसे प्रोविजंस होंगे जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, या अगर मान लो कोई आपने ऐसा अमेंडमेंट बिल लेके आया है जो इन प्रोविजंस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है तो वो बिल है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के तहत क्या हो जाएगा, स्ट्रक डाउन हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। इसका एग्जांपल बताइए मैम, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, तो नहीं मानोगे तो एग्जांपल सुन लो। NJAC बनाया गया था 2014 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है वो क्या है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था, इसीलिए NJAC नहीं बनी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल समझ आ गया। चलो अब देखो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार इसको नहीं, हाँ सॉरी ये नहीं देखा, चलिए ये देख लेते। देखो किस तरीके से अमेंडमेंट होता पार्लियामेंट में। मैम आपने ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर बता दिया कि भाई बाहर से क्या चीज़ें होती है, अब हमें अंदर जाना है, हमें ये चीज़ चाहिए कि आप हमें अंदर का भी एक व्यू दिखा दीजिए। तो चलिए दिखा देते हैं। सबसे पहले जो हमारे पार्लियामेंट है उसकी सीटिंग में क्या होगा, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी हाउस में, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, या तो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी में भी हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स
इसमें नहीं होगा, ठीक है। हु कैन इंट्रोड्यूस, ये चीज़ भी हम देख चुके हैं कि एक मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर हो कर सकते हैं। फिर क्या होगा, पासिंग ऑफ द बिल होगा ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है कि ईच हाउस है, ओके। सेपरेट पासिंग रहेगी, बिल सेपरेटली पास होंगे और दोनों में क्या होगा, हमारा स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही पासिंग होगी, ठीक है। स्टेट रेटिफिकेशन आएगा। फिर अगर मान लो कोई फेडरल प्रोविजन को अगर आप चेंज कर रहे हो तो, अगर आप फेडरल प्रोविजन को चेंज कर रहे हो तो स्टेट का भी रेटिफिकेशन आएगा, यानी कि जहाँ पर स्टेट की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगी। प्रेसिडेंट एसेंट देंगे, फिर उसका रिटर्न नहीं हो सकता, उनको क्या करना है, एसेंट देना ही पड़ेगा। ये हमारी 24th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये भी पूछी जाती है कि ये 24th अमेंडमेंट 1971 में लेके आई गई थी, जिसमें जो प्रेसिडेंट की एसेंट है उसको मस्ट गिव कर दिया था कि भाई आपको देना पड़ेगा, ना ही आप अपनी किसी भी वीटो पावर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एसेंट को आप होल्ड या रिटर्न नहीं कर सकते हैं बिल को। फिर क्या हो जाएगा, बिल अगर प्रेसिडेंट की रजामंदी मिल गई तो बिल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इनेक्ट हो जाएगा, ओके। टाइप्स भी हम देख चुके हैं कौन सी मेजोरिटी के साथ है। इसमें बता रही हूँ हम क्या क्या चीज़ें हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देखो, रियल एग्जांपल, भाई मुझे लगता है आपको रियल एग्जांपल बहुत चाहिए होते हैं, इसलिए ना हर एक चीज़ का रियल एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में ये चीज़ हुई है, ठीक है। ऐसे ही प्रोविजंस नहीं बने और ऐसे ही वो यूज़ नहीं हो रही, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब देखो इसमें कुछ प्रोविजंस है कि कौन सी मेजोरिटी के साथ कौन सी चीज़ है वो अमेंड होगी, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि जो हमारी सिंपल मेजोरिटी है, ये कोई भी ऑर्डिनरी बिल है, जैसे कि कोई बिल ऐसा नहीं है जो किसी स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो रहा है। मनी बिल है बोथ हाउसेज में, स्टेट लेजिस्लेचर में, आपको ये याद रखना है कि मनी बिल के लिए भी हम क्या करते हैं, सिंपल मेजोरिटी का यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे का कारण जानना चाहिए आपको। देखो मनी बिल जो हमारे हैं वो ऐसे बिल होते हैं, अगर वो पास नहीं हुए तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है अगर मनी बिल पास नहीं होता तो, ठीक है। और फर्दर जब हम पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखो मनी बिल अगर पास नहीं हुआ ना तो गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, इसलिए मनी बिल के लिए सिंपल मेजोरिटी ही रखी गई है, ठीक है। स्पेशल में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आपको लाना है, एडजमेंट मोशन, सेंसर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल की आपको डिक्लेरेशन करनी है तो वो भी हम सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन में अगर कोई चेंज करना है तो इलेक्शन का प्रोविज़न किसी का भी हो, इलेक्शन में अगर आपको चेंजेस करनी है तो वो हम सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं। सिटीजनशिप में अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो वो भी हम सिंपल मेजोरिटी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपको जैसे 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, अगर इन दोनों में आपको कोई चेंजमेंट करनी है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको एक तरीका बताती हूँ, आपको हर एक चीज़ तो याद नहीं होगी ऑब्वियसली, बट आपको एक तरीका बताऊंगी आपको क्या चीज़ें याद करनी है। सिर्फ आपको ये चीज़ें याद करनी है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट, ये वाला मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ ट्रिक कि जहाँ पर भी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट होगी वो हम इसके थ्रू करेंगे, ठीक। और एक याद कर लो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी का, स्पेशल मेजोरिटी में जो बच गए ना वो सारे प्रोविज़न आ जाएंगे, बस ये याद कर लो, ठीक है। दो बाकी इफेक्टिव वगैरह का मैं बता चुकी हूँ, इसमें तो सिर्फ दो ही हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट और एक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो रिमूवल होता है वो, ठीक है, और जो डेप्यूटी चेयरमैन का होता है। तो ये तो कॉमन है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो ये हो गया सिंपल मेजोरिटी के प्रोविजंस है। एक आपको पिक्चर भेजूंगी मैं टेलीग्राम पे, ठीक है। कुछ और प्रोविजंस भी इसमें ऐड करने हैं, शायद वो नहीं हुए, कोई नहीं, बट हम और ऐड कर लेंगे। जैसे कुछ तो मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको, जैसे हमारे जो कुछ शेड्यूल्स है, जैसे सेकंड शेड्यूल है हमारा, वो भी हम सिंपल मेजोरिटी, इसमें क्या आती है, हमारी सैलरीज आती हैं जो हम पे करते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको, सारे नहीं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब को जो सैलरी मिलती है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको जो सैलरी मिलती है, कैग को जो सैलरी मिलती है, वो सारी हम सेकेंड शेड्यूल में ही लेकर आते हैं, ओके। तो ये हमारा हो गया। जैसे आपको किसी भी जो टेरिटरी है उसका नेम वगैरह चेंज करना, वो भी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ओके। तो ये कुछ प्रोविजंस है, इसमें ये आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टाइप 2 टाइप 3 ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और रिवीजन भी हम कई बार कर चुके हैं। तो देखो अब ये बताइए कि आपको शॉर्ट थोड़ा सा आपका रिव्यू चाहिए होगा मुझे इस चीज़ में। मैं एक बार पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको शॉर्ट चीज़ें चाहिए या फिर जैसे शॉर्ट लेक्चर्स चाहिए, या अगर हम दो टॉपिक कवर करेंगे तो वो मैक्सिमम 1 आवर का तो देखो जाएगा, अगर आपको बहुत बेसिक से चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो हम इनको शॉर्ट फॉर्मेट में लेके जाना चाहते हैं ताकि फटाफट से रिवाइज हो जाएँ और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी को अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा क्लियर है तो वो इसको क्यों देखना चाहेगा, राइट।
है ना। तो ये इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि हम शॉर्ट फॉर्मेट में ही जाएंगे। तो अभी के लिए तो हम शॉर्ट फॉर्मेट में ही इस लेक्चर को रख रहे हैं। बाकी थोड़ी सी डिटेल्स आपको क्विज़ जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्विज़ेज़ हैं। हम हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे आपकी इंग्लिश है, या फिर आपकी जो एक और सब्जेक्ट रहेगा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, हर एक के लिए हम क्विज़ेज़ हैं वो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ऑलरेडी चैनल पर जो हमने मंडे से डेली टारगेट प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करो। इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर योर शेक ओनली, कि आप प्लीज़ फॉर योर सेक ओनली, कि ये वो वाला सेक या शेक नहीं है, कि आपकी भलाई के लिए बोला जा रहा है कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम ये पीडीएफ्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और जो क्विज़ेज़ हैं इन पीडीएफ से रिलेटेड वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज्वाइन कर लो भाई, कर सकते हो क्या, कर लो, आपकी भलाई के लिए है। आपको PYQs प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे विद करेक्ट आंसर्स। ठीक है, और FCAT का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तो FCAT के लिए तो मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको अपने काम तो याद होंगे ही, 3R जो हम अपनी क्लासेज में स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। उसी के साथ आपको हमारे लिए भी कुछ करना है, दैट इज़ सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए नोट्स के साथ, नए जुनून के साथ। प्रियम्बल हमारा नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, रिवाइज करते रहना।